हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस में पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसके बाद अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे चैप्टर में हमने प्रोबेबिलिटी रेशियो ज़्यादातर पोस्ट कर लिया था। उसके बाद एक जो दूसरा महत्वपूर्ण रेशियो जो कि परीक्षा से अक्सर परीक्षा में यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं, तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियो यानी कि वित्तीय अनुपात की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे वित्तीय अनुपात। वित्तीय अनुपात यानी कि फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो में दो प्रकार के हम रेशियो पढ़ेंगे। एक चालू अनुपात या जिसे कि तरलता अनुपात आप कह सकते हैं, और दूसरी जो है पूंजी संरचना अनुपात। तो शुरुआत हम करते हैं पहले तरलता अनुपात से, जिसमें कि पहला जो टॉपिक है तरलता अनुपात। तरलता अनुपात को आप लिक्विडिटी रेशियो भी कह सकते हैं, सिंपल सा। लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो आप कह तो सकते हैं इसे आसानी से। आगे लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? यह क्या होता है कि जब आप वित्तीय अनुपात पढ़ेंगे तो यहाँ दो प्रकार की दायित्व आएंगे, या संपत्तियाँ तथा दायित्व जो है दो प्रकार के आएंगे। एक दीर्घकालीन आएगा, एक अल्पकालीन आएगा। तो अल्पकालीन जो 1 वर्ष के भीतर होती है, ये किस में आएगा? अल्पकालीन। अल्पकालीन में आएगा अल्पकालीन संपत्ति तथा अल्पकालीन दायित्व होते हैं। तरलता अनुपात क्या होता है? तरलता अनुपात व्यवसाय की तरलता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुपात होता है। इसे ये होता है, और ये क्या होता है कि लिक्विडिटी होता है, यानी कि व्यवसाय को चलाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए आप व्यवसाय बहुत बड़ा खड़ा कर दिए, लेकिन व्यवसाय में जो है तरल संपत्तियां नहीं, यानी कि व्यवसाय के डेली काम के लिए उसमें संपत्तियां नहीं हैं, तो वो व्यवसाय किसी काम का नहीं इतना पैसा लगाने के बाद। तो इसलिए तरलता अनुपात किसी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपका जो है पूंजी संरचना अनुपात है, उतना ही ज़रूरी आपका तरलता अनुपात है। व्यवसाय के डेली काम को करने के लिए, रोज़मर्रा बेसिस पे काम करने के लिए तरलता अनुपात का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तरलता अनुपात में अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला जो रेशियो हम देखेंगे यहाँ पे चालू अनुपात देखेंगे। चालू अनुपात को आप ये साफ साफ कह सकते हैं कि करंट रेशियो। करंट रेशियो से आप यहाँ पे करंट रेशियो चालू अनुपात से समझ गए होंगे, इसके नाम से ही। चालू अनुपात का क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो चालू अनुपात को इसे कार्यशील पूंजी भी कह सकते हैं। कार्यशील पूंजी का मतलब ये जो डेली यूज में होती है, इसे कार्यशील पूंजी भी कह सकते हैं। इसे पूंजी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे कार्यशील पूंजी कह सकते हैं। आप यहाँ पूरा आपके लिए नोट किए दे रहे हैं, कह सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है कार्यशील पूंजी में, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो कार्यशील पूंजी में दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक तो एसेट्स होगा, एक लायबिलिटी होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे दो प्रकार के। तो हम पहले रेशियो देख लेते हैं कि इसका क्या रेशियो होगा, इसमें कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। उसके बाद कौन कौन सी संपत्तियाँ आएंगी इसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम अगर अब से बात करते हैं कि चालू अनुपात में, करंट रेशियो में
इसे कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो यह अनुपात चालू संपत्तियों, चालू दायित्वों के बीच जो है संबंध व्यक्त करता है, संबंध प्रकट करता है। चालू अनुपात तथा चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स तथा करंट लायबिलिटी के बीच में यह संबंध क्या करता है, स्थापित करता है। अब इसमें आपको समझना होगा कि अब इसको रेशियो कैसे निकालते हैं, ये चीज़ देख लीजिए आप। करंट रेशियो आप कैसे निकालेंगे, अब जब लाभदायकता अनुपात हम देखे थे कि वो परसेंटेज में निकाला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है तरलता अनुपात जो है वो रेशियो में निकाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी या लायबिलिटीज आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स। अब यहाँ पे करंट एसेट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, वो सारी करंट एसेट्स जो कि आपके व्यवसाय को चलाने में, स्टॉक बनाए रखने या बिल पे करने, इन सारी चीज़ों में जो खर्चे होते हैं, डेटर होते हैं, वो सारे जो हैं करंट एसेट्स में आते हैं। तो हम चलिए कुछ जो प्रमुख है वहाँ पे हम देख लेते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको करंट एसेट्स क्लियर होनी चाहिए, करंट एसेट्स क्या होती है ये चीज़। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या हो जाता है, कैश एट हैंड और बैंक, दोनों चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कैश एट बैंक एंड हैंड दोनों चीज़ इसमें शामिल हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल यानी कि बीपी, आप इसको समझ आइए, बिल्स पेबल यानी कि बीपी। अगला क्या हो जाएगा आपका, डेटर्स हो जाएगा। डेटर्स को भी इसी के अंतर्गत जो हैं, जो देनदार हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। स्टॉक को भी इसी के अंतर्गत शामिल करेंगे, जो आपके पास स्टॉक है, जो आपने पैसा खर्चा करके आप उसे बेच के आप पैसा को क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आप प्रीपेड जो पहले से खर्च कर दिए गए हैं वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। तो आपके कौन कौन से यहाँ पे आ गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे आप कहते हैं एक्सपेंसेस। तो आपका करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, एक तो कैश एट हैंड एंड बैंक हो जाएगा, बैंक और बिल्स पेबल हो जाएगा, डेटर्स हो जाएंगे, स्टॉक्स हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे किस में आ जाएंगे, करंट एसेट्स में आ जाएंगे। करंट लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना है आपको, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल होगा, यहाँ पे बिल्स रिसीव होगा, यहाँ पे बिल्स जो पेमेंट करने हैं वो हो जाएंगे, यानी कि बिल्स पेएबल जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इसके अलावा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो इसके अलावा बात करते हैं तो इनकम टैक्स जो पेएबल होंगे वो भी तो आपकी लायबिलिटी है, जो टैक्सेस जो हैं वो भी तो करंट होते हैं, टैक्स पेएबल जो हो जाएगा वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपसे यदि बैंक ने कुछ ओवरड्राफ्ट दिया है तो वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, ओवरड्राफ्ट। तो इस प्रकार से आप करंट एसेट्स तथा करंट लायबिलिटी को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। करंट एसेट्स में आप सभी को आपने देख लिया कि कैश एट बैंक, कैश बैंक क्या क्या शामिल है, इसको हमने पूरा दिखा दिया है। तो आप इस प्रकार से इन दोनों में जो रेशियो निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स तथा करंट लायबिलिटी के बीच में संबंध आएगा। अभी ये आपको पता है कि ये अनुपात हमेशा, इसका जो वो औसत अनुपात है यानी कि जो आदर्श अनुपात है, आदर्श 2:1 को माना जाता है। आदर्श जो है अगर परीक्षा में पूछ सकता है चालू अनुपात का जो आदर्श है वो कितना है, यानी कि आपके पास करंट एसेट्स हमेशा लायबिलिटी से कम दुगना होनी चाहिए, जिससे व्यवसाय को आप सुचारू रूप से चला सकें। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यदि इन सब को जोड़ लिया जाए तो मान लीजिए कि ये 5 लाख हैं, ठीक है, 5 लाख हैं,
और ये 2,50,000 हैं। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से काट देंगे तो ये 2:1 का रेशियो निकल आएगा। तो ये इस प्रकार से आप करेंट एसेट्स को इसको देख सकते हैं। ये किसी भी व्यवसाय की तरलता को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवसाय में आपको पता है कि डेली एक्सपेंसेस होते रहते हैं। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए करेंट रेशियो का ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, हमने देख लिया कि आप जो है चालू अनुपात हमने देख लिया। अब दूसरा हो जाएगा तरल अनुपात। तरल अनुपात यानी कि लिक्विड रेशियो। देखिए, चालू का अनुपात का मतलब वो सारी संपत्तियां जो चालू फॉर्म में है, जिन्हें कि 1 साल के अंदर खरीद या बेच के आप पैसा किसी तरह से जुटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तरल अनुपात का मतलब जो तरल संपत्तियां हैं, जिन्हें कि ज़रूरत पड़ने पे आप बेच के या मार्केट में सेल करके उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तरल अनुपात में शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल किया जाते हैं इसमें क्या होता है कि पहले इसको देख लें। तरल अनुपात जो होता है वो तरल संपत्तियों तथा तरल दायित्वों के बीच में क्या करते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। तो लिक्विड रेशियो के हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। लिक्विड रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा, एक लिक्विड एसेट्स हो जाएगी और करेंट, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स बाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम डिवाइड करेंगे वो करेंट लायबिलिटी से ही डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड हो गया। या तो इसके अलावा आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से इसको जब डिवाइड आप कर सकते हैं, या तो इसको आप करेंट एसेट्स में से, जो आपने यहाँ पे करेंट एसेट्स आपका था, उसमें से जब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो घटा देंगे, ये तो क्या हो जाएगा, आपका करेंट एसेट्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, करेंट एसेट्स माइनस जो हो जाएगा आपका स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक और प्लस क्या हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको जब आप घटा देंगे तो ये आपका लिक्विड एसेट्स बन जाएगा, यानी कि ये सारे आपके तरल दायित्व तरल संपत्तियां होती, और नीचे हो जाएगा करंट आपका लायबिलिटी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो गया। इस प्रकार से आप करंट लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये भी आपका, ये भी जो है 1 जो है, यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स प्रॉपर्टी, तो इसकी हम बात करते हैं चालू अनुपात की। उसके बाद लिक्विड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका, ये भी आदर्श अनुपात में 1:1 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तरल अनुपात हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, तरल अनुपात के बाद तो पूर्ण तरल अनुपात। पूर्ण तरल अनुपात का क्या तात्पर्य है, इसको यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी आपका जो है ये 2:1 ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब दूसरी हम बात करते हैं पूर्ण तरल रेशियो। पूर्ण तरल रेशियो क्या होता है कि इसको आपको जानना जरूरी है। पूर्ण तरल अनुपात, इसमें देखिए 2 चीज़ है यहाँ पे। फुल लिक्विड क्या होती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, इसे आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो।
ठीक है। तो आपको एब्सोलूट लिक्विड रेशियो के लिए ऐसी संपत्तियां जिसमें कि आप तुरंत बेच के पैसे में उसको कन्वर्ट कर सकें, उसमें कोई बाद वाला काम ना रहे। अगर ये को आप चाहते हैं तो उस संपत्ति को आप तुरंत बेचिए और तुरंत आप उसको पैसा मिल सके जब भी ज़रूरत हो व्यवसाय को। तो इसलिए व्यवसाय की तरलता का अति सूक्ष्म मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इस अनुपात की गणना अति सूक्ष्म, व्यवसाय की तरलता अति सूक्ष्म का मतलब गहराई में जाके आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप किन किन संपत्तियों को तुरंत पैसा उससे जुटा सकते हैं तुरंत बेच के। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, इसमें से आपको जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको सिंपल सा बात है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपान करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा, या इसे आप कह सकते हैं कैश, इसे आप कह सकते हैं कैश प्लस, कैश का मतलब कैश एट हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों शामिल होगा, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जब इसको आप बेच के क्या कर लेंगे, इसको आप तुरंत, ये आपका कैश फॉर्म में रहता है, बैंक से भी आप पैसा निकाल सकते हैं और मार्केट सिक्योरिटी को बेच के आप आसानी से तुरंत पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे हो जाएगा CL ही रहेगा। तो ये रेशियो होता है, ये 1:2 आदर्श माना जाता है। 1:2 क्या होता है, आदर्श माना जाता है। यहाँ पे ये 2:1 था, ये मैंने 1:1 लिखा नहीं है, 1:1 है और ये 1:2 आदर्श माना जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वित्तीय, ये फाइनेंशियल रेशियो हो गया। फाइनेंशियल रेशियो में बस इतना ही है, दो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फाइनेंशियल रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के आते हैं। फाइनेंशियल रेशियो में तरल अनुपात जो कि अल्पकालीन होते हैं, चालू दायित्व तरल अनुपात और पूर्ण तरल अनुपात, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जो है व्यवसाय की जो तरलता को मापने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, जो अल्पकालीन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, जो बैंक जो लोन देने के लिए स्थिति होते हैं, तो अल्पकालीन ही स्थिति को चेक करते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत है, जब शेयर्स होते हैं जो दीर्घकालीन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो एडवेंचर आपको जो ऋण देना चाहते हैं, वो आपकी अल्पकालीन स्थितियों से उनसे संपर्क नहीं होता, क्योंकि वो दीर्घकालीन लोन देते हैं, इसलिए उनको दीर्घकालीन में आपकी स्थिति को देखना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक आता है दीर्घकालीन रेशियो, यानी कि पूंजी संरचना अनुपात। इसके अंतर्गत सारे वो आएंगे जो दीर्घकालीन होते हैं। तो ये पूंजी तरलता अनुपात हमने देख लिया है। अब इसी का हम दूसरा पार्ट देखेंगे, उसको हम देख लेते हैं। चालू अनुपात के हम बात कर लेते हैं। चालू अनुपात हमने कर लिया है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक करेंट एसेट्स या करेंट लाइबिलिटी रेशियो होता है, दूसरा चालू रेशियो होता है, यानी कि चालू का मतलब चालू रेशियो होता है, फिर तरल रेशियो होता है और अति तरल रेशियो होता है। तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी रेशियो, वित्तीय अनुपात का पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में हम पूंजी संरचना अनुपात देखेंगे। क्या देखेंगे, पूंजी संरचना अनुपात, ये दूसरा पार्ट है। पूंजी संरचना में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। हमने चालू अनुपात में देखा था कि तरलता अनुपात में देखा था कि वहाँ पे हमें करेंट एसेट्स चाहिए होती हैं, यानी कि करेंट एसेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, दीर्घकालीन होती है। ये दीर्घकालीन होते हैं। यहाँ पे दीर्घकालीन संपत्तियों एवं दायित्वों का हम ब्यौरा देखेंगे और किस प्रकार से विभिन्न अनुपात इसके अंतर्गत शामिल होंगे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो अब हम चलिए देख लेते हैं
पूंजी संरचना अनुपात में हमने जैसे ही बताया, आपको पहले ही बता जुआ कि अल्पकालीन यहाँ पे जो दीर्घकालीन लोन आपको देने वाले या ऋण आपके फर्म में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, वो अल्पकालीन एसेट्स को नहीं चेक करते हैं, वो दीर्घकालीन संपत्तियों को देखते हैं कि व्यवसाय की स्थिति कैसी है, भविष्य में क्या हम इस पैसा लगा देंगे तो हमारा पैसा रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ही ज़रूरी रहती है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो अनुपात है तरल, यहाँ पे पूंजी संरचना अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है ये दीर्घकालीन शोधन क्षमता को मापते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा ऋण समता अनुपात। पहला क्या हो जाएगा? ऋण समता अनुपात। ऋण समता अनुपात क्या होता है, इसको आप जानना जरूरी है। ऋण समता अनुपात को अगर आप अंग्रेजी में कहेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर आप इसकी बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की, तो ये क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो सिंपल सा फंडा है कि ये दीर्घकालीन है और ये है कुल संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन, यानी कि जो कुल संपत्तियां होंगी उसका मैनेजमेंट में अंशधारियों के कोषों तथा बाहरी दायित्वों अथवा ऋणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी कि ये ऋण समता अनुपात, जितना व्यवसाय ऋण लिया है, ठीक है, और इसकी कुल संपत्ति कितनी है, उनमें क्या करता है कि संपत्ति तथा आउटसाइडर लायबिलिटी, ऑल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी को क्या करता है, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी कि अंशधारियों, कोषों और तथा संपत्तियों तथा ऋणों के बीच में क्या करता है, संपत्ति ऋणों तथा दायित्वों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने के लिए इसमें सिंपल सा एक फंडा होता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो को आप कैसे निकालेंगे। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो को आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपने समझ गया कि ये जो है स्थायी संपत्तियों शेयर होल्डर्स के बीच में तथा ऋणदाताओं या आप दायित्वों के बीच में क्या करता है, संबंध को बताता है। तो यह क्या होता है कि एक्सटर्नल इक्विटी और डेब्ट, जो कि एक्सटर्नल बाहरी जो दायित्व हैं, बाहरी जो संपत्ति है या बाहरी जो दायित्व है, उसमें इंटरनल इक्विटी और इंटरनल जो इक्विटी है उसको क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। या फिर कह सकते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी, यहाँ पे कर सकते हैं इसको आउटसाइडर लायबिलिटी। अब आउटसाइडर लायबिलिटी यानी कि जो बाहरी दायित्व हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, उनको अगर बाहरी दायित्वों से आपको शेयर होल्डर फंड में से आप भाग दे देंगे या इसको देख लेंगे किस रेशियो में बनता है, शेयर होल्डर्स फंड। अब हमेशा हमारा कम से कम एक चीज़ होनी, हर एक बैलेंस शीट हम देखते हैं कि हमारा जो इक्विटी यानी कि जो दायित्व हैं वो हमारे एसेट्स के बराबर होने चाहिए। लेकिन जो वहाँ पे एसेट्स के लायबिलिटी जो है एसेट्स के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के दोनों का बराबर होना चाहिए, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी फॉर्म में जिस प्रकार से बैलेंस शीट में आप एसेट्स और लायबिलिटी को आप बराबर करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी, इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी। इक्विटी और डेब्ट, ठीक है, इसे आप एक्सटर्नल इक्विटी और डेब्ट के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसे आप डिवाइड करेंगे इंटरनल इक्विटी और इक्विटी से, यानी कि जो बाहरी जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं और अंदर की जो लायबिलिटीज़ हैं, उन दोनों अंदर की जो आपकी संपत्ति है उन दोनों से कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। या तो इसको आप दो प्रकार से, एक प्रकार से और लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो को और हम यहाँ पे लिख देते हैं और
इसको आपको एक और लिखने का जो तरीका है, लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि दीर्घकालीन जो ऋण होते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट, चाहे वो आपने बैंक से लिया हो, चाहे आप वो डिबेंचर्स के रूप में लिया हो, चाहे किसी भी फॉर्म में आपने लिया हो, वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे। अब ये लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट, क्योंकि डेप्ट तो दोनों आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी ये, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो प्लस क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म डेप्ट, दोनों को जब आप शामिल कर लेंगे तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स हो जाएंगे, जो रिजर्व आप करके रखे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए। और उसके अलावा जो आप क्या कर रहे हैं, उसके अलावा जो आप रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को जो रखते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये लाइबिलिटी हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएंगी, और ये आपकी एसेट्स हो जाएंगी। तो ये दो प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, ऋण क्षमता अनुपात। ये परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है। ये जो है 1:1 क्या होता है, ये वो आदर्श होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो होता है वो 1:1 जो है वो संतोषजनक होता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी हैं वो आपकी डेप्ट से, यानी कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपके एसेट्स से कम आपको बराबर होना चाहिए। आप इसमें दूसरा एक महत्वपूर्ण है स्वामित्व अनुपात, यानी कि प्रोप्राइटर्स रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो जो लगाया है उसके जो अनुकूल है, उसमें जो एसेट्स हैं, जो उसमें अपने पैसा लगाया है, उसमें क्या एसेट्स कितना है, जिससे कि वो अपना पैसा अगर भविष्य में व्यवसाय में अस्थिरता है तो वो कितना निकाल सकता है, तो ये हो जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्वामित्व अनुपात। इसको हम आपको सरल शब्दों में समझा देते हैं कि देखिए क्या होता है कि जब व्यवसाय पैसा लगाता है, कोई भी आदमी या कोई व्यवसायी या स्वामी जो पैसा लगाता है, तो वो देखता है कि कुल संपत्तियों में से स्वामियों का जो है कोष किस सीमा तक मिलेगा। यदि उसने व्यवसाय लगा दिया है, व्यवसाय में पैसा लगाया है, तो वो ये देखता है कि जब उसको रिटर्न होगा, मान लीजिए कि आज नहीं कल कंपनी दिवालिया हो गई, ये तो उसको किस सीमा तक पैसा मिल सकता है, यानी कि कितना पैसा उसको मिल सकता है। या कोई जो पहले से इन्वेस्ट किया है वो भी अपनी जो है प्रोप्राइटर्स रेशियो चेक कर सकता है। तो वो देखता है कि जो उसको पैसा, मान लीजिए कि आज कंपनी बंद हो गई तो उसको कितना पैसा मिल सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ इसमें कुछ है नहीं। जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं या प्रोप्राइटर्स फंड्स होते हैं, उसको आप टेंजिबल एसेट्स से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं और जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपना जो है किस प्रकार से जो है इसको माप सकते हैं। अब डिवाइड बाय टेंजिबल एसेट्स, यानी कि दृश्य, जो दृश्य एसेट्स है उसके लिए यहाँ पे वैल्यू मानी जाएगी। अदृश्य संपत्तियों को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो टेंजिबल एसेट्स यानी कि टोटल जो टेंजिबल एसेट्स है वो होगा। इसमें क्या होता है कि अधिक अनुपात अच्छा होता है। ये जो जितना अधिक रहेगा, यानी कि ये जितना अधिक रहेगा वो उतना ही अच्छा होगा व्यापार के लिए। अब यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे दो हो गए स्वामित्व अनुपात। स्वामी अगला देखते हैं। तो स्वामी संपत्तियों का स्वामी कोषों से अनुपात, तीसरा जो है
अगर आप इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्या होगा स्वामी संपत्तियों से, तो यहाँ पे देखेंगे रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स प्रोप्राइटर्स फंड, इसका क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको निकालने के लिए आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि टोटल फिक्स एसेट्स कंपनी में कितना है। टोटल फिक्स एसेट्स आप जब ज्ञात कर लेंगे, जब टोटल फिक्स एसेट्स आप यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड जितना भी होगा फंड्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कोषों का अनुपात होगा। यानी कि जो है संपत्ति, जो स्वामी संपत्ति लगाए हैं यानी कि जो फंड्स लगाए हैं वो किस रेशियो में होना चाहिए। तो ये 61:1 जो है ये क्या आदर्श माना जाता है। आदर्श ये निकालने को आपको नहीं देगा, ये पूछ लेगा कि क्या आदर्श माना जाता है, बस यही आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछेगा। तो इसको आप कर सकते हैं टोटल फिक्स एसेट्स और प्रोप्राइटर्स फंड, और ये 67:1 आदर्श माना जाता है। तो ये जो है ये आपका हो गया सी। अब अगला हम बात करते हैं इसमें एक चालू संपत्तियों का स्वामी कोषों से अनुपात। ये फिक्स संपत्तियों को हो गया यानी कि स्थायी संपत्तियों को हो गया है, यहाँ पे स्वामी संपत्तियों का यानी कि सॉरी स्थायी संपत्तियों का ये होगा, स्थायी संपत्तियों का। अब चौथा डी हम देख लेते हैं चालू संपत्तियों। चालू संपत्तियों का स्वामी कोषों से अनुपात। इसको आपको कैसे ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। अब इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा था टोटल फिक्स एसेट्स, आपने जो फिक्स एसेट्स पे ज्ञात करना था वो आपने वहाँ पे देखा था कि आपने फिक्स एसेट्स पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल करेंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि करेंट एसेट्स की बात कर रहा है। टोटल करेंट एसेट्स, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से वही एक बार प्रोप्राइटर्स फंड से आप भाग देंगे। फंड से आप भाग देंगे, तो ये कितना होना चाहिए आपका, ये 1:, कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 1:2 आदर्श। तो जो फिक्स एसेट्स है वो 67:1 होना चाहिए, और जो करेंट एसेट्स है वो आपकी ही क्या होना चाहिए कि प्रोप्राइटर फंड से कम आधी होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब चालू अनुपात में हमने यहाँ पे देख लिए हैं चालू संपत्तियों में स्वामी कोषों का। अगला हम देखेंगे 2 और हमारे यहाँ पे 3 बचे हैं। एक हमारा हो जाएगा शोधन, सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्वेंसी रेशियो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी ये हमारा हो गया है, इस जो यहाँ पे जो पूंजी संरचना अनुपात के जो हैं 4 पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट इंपॉर्टेंट बचे हैं। एक होता है शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो में क्या होता है कि सॉल्वेंट होना, यानी कि जब कंपनी सॉल्वेंट हो जाएगी तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं या ऋणदाता हैं उनको कितनी पैसा मिल पाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए ज्ञात करना, या किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो कि ज्ञात कर सकता है इसको आसानी से। और ये इम्पोर्टेंट है, सॉल्वेंसी जो रेशियो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे परीक्षा से प्रश्न बनने की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। डी के बाद ई है हमारा शोधन अनुपात। सॉल्वेंसी रेशियो जिसे आप कह सकते हैं, सॉल्वेंसी
रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो में आप क्या देखेंगे, हमने आपको अभी बताया है कि जब कंपनी की शोधन क्षमता को लोग देखते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि यह संस्था का यह अनुपात जो है संस्था के जो है दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन करता है। ठीक है, एवं यह विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि दीर्घकालीन उसकी शोधन क्षमता कितनी है। अगर संस्था दिवालिया हो जाए तो कितनी धनराशि इन्वेस्टर्स को या लाइबिलिटीज जो हैं ऋणदाता हैं उनको कितनी प्राप्त होगी, या क्या उसके लिए वह धनराशि पर्याप्त होगी कि नहीं जितना कि इसकी शोधन क्षमता है। तो यही निकालने के लिए इस रेशियो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो में। तो सॉल्वेंसी रेशियो में कैसे होगा, तो इसको आप देख सकते हैं। यह सिंपल सी बात है कि जो आउटसाइडर लायबिलिटी है और जो टोटल एसेट्स हैं जब उसमें से घटा देंगे तो आपकी शोधन क्षमता निकल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए, हमने बताया कि जो टोटल लायबिलिटी है, ठीक है, टोटल जो लायबिलिटी है, टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी जो बाहरी देता है, अंदर की नहीं है, यहाँ पे ध्यान दें, टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स, यानी कि जो कुल संपत्ति जो आपके दायित्व है, यदि संपत्तियाँ उससे अधिक हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एसेट्स जो हैं लायबिलिटी से अधिक है तो सिंपल सी बात है जितना पैसा उन्होंने लगाया है क्या हो जाएगा, वो उनका वापस हो जाएगा। यदि यह 1:1 है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि यह 1:0 यानी कि ये जितना अधिक हो जितना कम होगा, ठीक है, ये मान लीजिए कि 1:1 है तो भी इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपकी ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, तब डरने की ज़रूरत है। यानी कि लायबिलिटी आपकी एसेट्स से दुगना है। यहाँ पे टोटल एसेट्स होगा, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लायबिलिटी लिख दिया था, यहाँ पे एसेट्स, यानी कि टोटल एसेट्स आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम है तो फिर व्यापारियों को डरना है। तो यह यानी कि जितना कम होगा, यह रेशियो जितना कम होगा, यानी कि दोनों में जितना अधिक संतुलन बना रहेगा वही क्या हो जाएगा कि टोटल एसेट्स यानी कि आपकी सॉल्वेंसी रेशियो कहलाई जाएगी। या इसे आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर पूछ लेता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको निकालने के लिए, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो में आपके लिए सिंपल सा बात है कि एक काम और यहाँ पे बचा हुआ है कि जब सॉल्वेंसी रेशियो जब आपने निकाल लिया है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो आपने निकाल लिया है। अब यहाँ से आपको सॉल्वेंसी रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो से निकालने के लिए प्रोप्राइटर्स रेशियो निकाल लेना है। प्रोप्राइटर्स रेशियो आपको आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो अपान प्रोप्राइटर्स रेशियो से आप डेब्ट इक्विटी रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो शोधन क्षमता जो अनुपात है इसको आप समझ गए होंगे। शोधन क्षमता अनुपात कैसे होता है और किस लिए होता है और क्यों निकाला जाता है, कितना अच्छा है। दोनों में जब संतुलन होगा एसेट्स लायबिलिटी और एसेट्स में तो ये अच्छा माना जाएगा। अब चलिए एक और बढ़ते हैं, पूंजी मिलान अनुपात यानी कि कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कैपिटल गियरिंग रेशियो या पूंजी मिलान अनुपात, पूंजी मिलान अनुपात यानी कि यहाँ पे कैपिटल गियरिंग रेशियो ये आपका हो जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। कैपिटल गियरिंग रेशियो होता क्या है ये चीज़ आपको जानना है। तो यह अनुपात जो होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है, यह अनुपात किसी कंपनी का किसी भी कंपनी की पूंजी संरचना में अस्थिर लागत वाली पूंजी यानी कि स्थिर लागत वाली पूंजी, जो कि स्थिर लागत वाली पूंजी क्या होती है, समतांश होती है, यानी कि एक बार उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया फिर स्थिर हो जाएगी। जबकि अस्थिर लागत वाली पूंजी जो होती है पूर्वाधिकार अंश, डिवेंचर्स हो गए, दीर्घकालीन ऋण हो गए के संबंध में क्या होता है कि संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे
उल्टा चीज़ें को, कहानी को देखिए इस प्रकार से समझिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है कंपनी की क्या होती है, एसेट्स होती है, जबकि समतांश जो होते हैं एसेट्स होते हैं। इसको अस्थिर लागत वाली पूंजी माना जाता है यानी कि समतांश को। इसके अलावा स्थिर लागत वाली, जो कि आपको किसी न किसी को देना है, वो एक निश्चित समय के लिए पूर्वाधिकार अंशों को छोड़ दें। तो ऋण पत्र एक निश्चित समय के लिए जारी होते हैं। पूर्वाधिकार भी एक बार जारी कर दिए गए तो उसे मार्केट में बेचा जा सकता है, यानी कि एक बार फिक्स पूंजी आ जाती है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो सकते हैं, व्यापार से जा सकते हैं, व्यापार छोड़ के, अपना रेशियो छोड़ के जा सकते हैं, अपना अंश छोड़ के। तो समता अंशों को क्या कहते हैं, अस्थिर लागत वाली पूंजी। जबकि आपके पूर्वाधिकार अंशों को, ऋण पत्रों को वो तथा दीर्घकालीन ऋणों को क्या करता है, ये क्या करता है, ये सारी स्थिर लागत वाली, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट हो गई तो एक निश्चित समय तक कम से कम रहना ही है इनको। तो ये हो गई। तो इन दोनों में क्या, अस्थिर लागत पूंजी और स्थिर लागत पूंजी। अस्थिर लागत पूंजी समता अंश तथा अस्थिर लागत पूंजी समतांश तथा स्थिर लागत पूंजी पूर्वाधिकार अंश, डिबेंचर तथा दीर्घकालीन ऋण शामिल किए जाते हैं। इन दोनों में संबंध स्थापित करती है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इसको आप समझ लीजिए। देखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो, एक सिंपल सा फंडा कैपिटल गियरिंग रेशियो का है कि यहाँ पे एक वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हमने क्या कहा कि वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल हो जाएगी। और दूसरा जो हो जाएगा एक महत्वपूर्ण हो जाएगा फिक्स कॉस्ट कैपिटल। दो चीज़ हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, जो क्या कहती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो स्थिर पूंजी है, अस्थिर पूंजी की हमने बात की समता, वो व्यापार की स्थापना में सहायता करते हैं। जबकि लोन्स हो, जो एडवांसेस हो जाएंगे और जो डिबेंचर्स हो जाएंगे और जो इसके अलावा आपका पूर्वाधिकार अंश हो जाएंगे, वो व्यापार को गियर करने के लिए होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसे कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल जो है उसको फिक्स एसेट्स कैपिटल से क्या कर देंगे, उसको जब एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो उसमें जो रेशियो निकलेगा वो किस प्रकार से होगा। यदि ये आपका कितना है, 4000 है और ये 2000 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको आप दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज़ आपको जानना जरूरी। तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल हमने बता दी, अस्थिर लागत वाली पूंजी ऊपर हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके अलावा जो होता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होते हैं इसी में जोड़ दिए जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सरप्लस। उसके अलावा हम नीचे बात करते हैं तो अभी हमने आपको जो बताया था कि प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा, डिवेंचर्स हो जाएगा और लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग दे के आप पूंजी मिलान अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला हो जाएगा ऋण सेवा अनुपात। ऋण सेवा अनुपात का आप अर्थ ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऋण सेवा अनुपात में आपका इस अनुपात को ब्याज आवरण अनुपात के नाम से भी जाना जाता है और इसमें क्या हो जाता है कि डेब्ट सर्विस रेशियो इसे कहते हैं। तो डेब्ट सर्विस रेशियो को आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है, फिक्स इन्वेस्टमेंट चार्ज जो हैं उससे आप भाग देंगे तो आपका ऋण सेवा अनुपात, यानी कि जो ऋण होता है उसमें जो खर्च करते हैं उसको सर्विस के लिए, वो क्या हो जाएंगे, ऋण सेवा अनुपात हो जाएंगे।
इसमें एक और रेशियो, अंतिम रेशियो जो बचता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पूर्वाधिकार लाभांश आवरण अनुपात। पूर्वाधिकार लाभांश आवरण अनुपात का क्या तात्पर्य है कि इस अनुपात के लिए जो है ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ को पूर्वाधिकांश लाभ से विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि जब कंपनी लाभांश की घोषणा करती है तो इसमें दो चीज़ होती हैं, यदि कोई इसमें ब्याज है तो उसको घटाया जाता है, और जो टैक्स आपके बनते हैं उसको भी क्या कर दिया जाएगा, लाभांश में क्या किया जाता है, ब्याज और क्या किया जाता है, टैक्स को जो है कर को घटा दिया जाता है। अब इन दोनों को घटाने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जो ब्याज इनके बनता है और जो टैक्स बनता है इन दोनों को आपको घटा के उनको पेमेंट करना है, यदि वो ब्याज के लिए राशि है, यदि उसमें ब्याज लगता है और टैक्स तो लगना ही लगना है, तो ये दोनों को घटा दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वाधिकार लाभांश आवरण अनुपात। यानी कि जितना भी प्रति पूर्वाधिकार अंश को लाभांश मिलेगा टैक्स काटने के बाद वो इनका हो जाएगा। तो इसमें प्रीफरेंस डिविडेंड रेशियो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीफरेंस डिविडेंड रेशियो हो जाएगा। और ये कैसे बनेगा इसको आप देख लें, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि नेट प्रॉफिट हमने जो है टैक्स और यानी कि नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे बता दिया है आपको, वो माइनस आपको टैक्स एंड इंटरेस्ट करना है, टैक्स एंड इंटरेस्ट घटा देना है। और यहाँ पे क्या करना है, टोटल जो प्रीफरेंस शेयर हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड है, उनसे क्या होना है, भाग देना है। जितने लाभांशधारी हैं प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनेंशियल रेशियो हो गया। फाइनेंशियल रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो तथा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ये दो रेशियो थे, हमने दोनों इसमें कवर करा दिए हैं। एक हमारा और रेशियो यहाँ पे बचता है, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि हमारा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमने पहले वीडियो में किया था, उसके बाद हमारा क्या ब्याज रेशियो एक बचता है, जिसे कि हम अगली वीडियो में आपके लिए करेंगे। तो ये हमारा हो गया पूंजी संरचना अनुपात हो गया है। इसके बाद जो हम करेंगे अगला जो है क्रियाशीलता, यानी कि टर्नओवर रेशियो जो होता है, या एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, उसको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो ये रही वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने जीवन को मुस्कुराते रहिए। सीरियसली होके पढ़िए, लेकिन जितना देर पढ़िए उतना ही देर मनोरंजन का भी ध्यान रखिए। बहुत सीरियस होकर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।